नमस्कार। प्रस्तुत है श्रीकांत भाग 16। घंटे भर बाद जब हम गाड़ी पर सवार हुए तो कुशार गृहिणी ने सजल कंठ से राजलक्ष्मी के कान में कहा, बेटी, वे तुम्हारी ही रियाया हैं। मेरे ससुर की छोड़ी हुई जमीन पर उनकी गुजर होती है। वह तुम्हारे ही गांव में है, गंगा माटी में। राजलक्ष्मी ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा। गाड़ी चलने पर उन्होंने फिर से कहा, बेटी, तुम्हारे घर से ही दिखाई देता है उनका घर। नाले के इधर जो टूटा फूटा घर दिखाई देता है वही है। राजलक्ष्मी ने उसी तरह फिर से गर्दन हिलाकर कहा, अच्छी बात है। गाड़ी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगी। बहुत देर तक मैंने कोई बात नहीं की। राजलक्ष्मी की ओर देखा तो जान पड़ा कि अन्यमनस्क सा होकर वह कुछ सोच रही है। उसका ध्यान भंग करते हुए मैंने कहा, लक्ष्मी, जिसे लोभ नहीं है, जो कुछ नहीं चाहता, उसे सहायता करने जाना, इससे बढ़कर संसार में और कोई विडंबना नहीं है। राजलक्ष्मी ने मेरे मुंह की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सो मैं जानती हूँ। तुमसे मैंने और कुछ लिया हो या न लिया हो, इस बात की शिक्षा अवश्य ले ली है। अपने आप को विश्लेषण करने बैठता हूँ तो देखता हूँ कि जिन थोड़े से नारी चरित्रों ने मेरे मन पर रेखा अंकित की है, उनमें से एक है वही कुशारी महाशय के छोटे भाई की विद्रोहिणी बहू सुनंदा। अपने इस सुदीर्घ जीवन में सुनंदा को आज तक मैं नहीं भूला हूँ। राजलक्ष्मी मनुष्य को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से अपना सकती है कि सुनंदा ने यदि मुझे उस दिन भैया कहकर पुकारा तो उसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। अन्यथा ऐसे आश्चर्यजनक लड़की को जानने का मौका मुझे फिर कभी न मिलता। अध्यापक यदुनाथ तारकालंकार का टूटा फूटा घर हमारे घर के पश्चिम की तरफ मैदान के एक किनारे पर है। आंखें उठाते ही सीधी उसी पर निगाह पड़ती है, और यहाँ जब से आया तब से तो बराबर ही पड़ती है। मुझे सिर्फ इतना ही नहीं मालूम था कि वहाँ एक विद्रोहिणी अपने पति पुत्र के साथ रहा करती है। बांस का पुल पार होकर मैदान से करीब 10 मिनट का रास्ता है। बीच में पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है। बहुत दूर तक बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आज सवेरे बिछौने से उठते ही खिड़की में से जब उस जीर्ण और श्रीहीन खंडहर पर मेरी निगाह पड़ी तो बहुत देर तक मैं एक तरह की अभूतपूर्व व्यथा और आग्रह के साथ उस तरफ देखता रहा, और जिस बात को बहुत बार बहुत कारणों से देखकर भी बार बार भूल गया हूँ, उसी बात की याद उठ खड़ी हुई कि संसार में किसी विषय में सिर्फ उसके बाहरी रूप को देखकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कौन कह सकता है कि वह सामने दिखाई देने वाला टूटा फूटा घर सियार और कुत्तों का आश्रय स्थल नहीं है? इस बात का कौन अनुमान कर सकता है कि उस खंडहर में कुमार रघु शकुंतला मेघदूत का पाठ पठन हुआ करता है, और उसमें एक नवीन अध्यापक छात्रों से परिवेष्टित होकर स्मृति और न्याय की मीमांसा और विचार में निमग्न रहा करता है? कौन जानेगा कि उसी में इस देश की एक तरुणी नारी, जो अपने धर्म और न्याय की मर्यादा रखने के लिए अपनी इच्छा से अशेष दुखों का भार वहन कर रही है। दक्षिण के जंगल से मकान के भीतर निगाह गई तो मालूम हुआ कि आंगन में कुछ हो रहा है। रतन आपत्ति कर रहा है और राजलक्ष्मी उसका खंडन कर रही है, पर गले की आवाज़ उसी की कुछ जोर से उठी हुई है। मैं उठकर पहुंचा तो वह कुछ शर्मा सी गई और बोली, नींद उचट गई मालूम होती है, सो तो उछटेगी ही। रतन, तो अपने गले को जरा धीमा कर भैया, नहीं तो मुझसे तो अब पेश नहीं पाया जाता। इस तरह के उलझनों और शिकायतों से सिर्फ रतन ही अकेला नहीं, घर भर के हम सभी अभ्यस्त हो गए थे। इसीलिए वह भी जैसे चुप रह गया, मैं भी वैसे ही कुछ नहीं बोला। देखा कि एक बड़ी टोकनी में चावल, दाल, घी, तेल आदि तथा दूसरी टोकरी में नाना प्रकार की भोज्य सामग्री सजाई गई है। मालूम होता है कि इनके परिमाण और इनके ढोने की शक्ति सामर्थ्य के विषय में ही रतन प्रतिवाद कर रहा था। ठीक यही बात निकली। राजलक्ष्मी ने मुझे मध्यस्थ मानते हुए कहा, सुनो इसकी बात, इससे इतना सा बोझ ले जाते न बनेगा। इतना तो मैं भी ले जा सकती हूँ रतन। यह कहते हुए उसने खुद झुककर उस बोझे को आसानी से उठा लिया। वास्तव में बोझ के लिहाज से एक आदमी के लिए उसे ले जाना कठिन नहीं था, पर कठिन थी दूसरी बात।
इससे रतन की इज्जत में बट्टा जो लगता। पर शर्म के मारे मालिक के सामने उस बात को वो मंजूर नहीं कर सकता था। मैं उसका चेहरा देखते बड़ी आसानी से ताड़ गया। मैंने हंसकर कहा, तुम्हारे यहाँ तो काफ़ी आदमी हैं, रियाया की भी कमी नहीं। उन्हीं में से किसी को भेज दो। रतन न हो तो उनके साथ चला जाएगा। रतन नीचे निगाह किए खड़ा रहा। राजलक्ष्मी एक बार मेरी तरफ और एक बार उसकी तरफ देखकर हंस पड़ी और बोली, अभागा आधे घंटे तक झगड़ता रहा पर मुंह से बोला नहीं कि माँ ये सब छोटे काम रतन बाबू नहीं कर सकेंगे। अब जा, किसी को बुला के ला। उसके चले जाने पर मैंने पूछा, सवेरे उठते ही यह सब क्या शुरू कर दिया? राजलक्ष्मी ने कहा, आदमी के खाने पीने की चीज़ें सवेरे ही भेजी जाती हैं। मगर भेजी कहाँ जा रही है और उसकी वजह भी तो मालूम हो। राजलक्ष्मी ने कहा, वजह? आदमी खाएंगे और जा रही है ब्राह्मण के घर। मैंने कहा, वह ब्राह्मण है कौन? राजलक्ष्मी मुस्कुराते हुए कुछ देर चुप रही। शायद सोचने लगी कि नाम बताऊं या नहीं। फिर बोली, देकर कहना नहीं चाहिए, पुण्य घट जाता है। जाओ, तुम हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, तुम्हारी चाय तैयार है। मैं फिर बिना कोई प्रश्न किए ही बाहर चला गया। लगभग 10 बजे होंगे। बाहर के कमरे में तख्त पर बैठा कोई काम न होने से एक पुराने साप्ताहिक पत्र का विज्ञापन पढ़ रहा था। इतने में एक अपरिचित कंठ का संभाषण सुनकर मुंह उठाकर देखा तो आगंतुक अपरिचित ही मालूम हुए। वे बोले, नमस्कार बाबूजी। मैंने हाथ उठाकर प्रति नमस्कार किया और कहा, बैठिए। ब्राह्मण अत्यंत दीन वेश में था। पैरों में जूता नदारद, बदन पर कुर्ता तक नहीं, सिर्फ एक मैली चादर सी पड़ी थी। धोती भी वैसे ही मलिन थी, ऊपर से 2-3 जगह गांठें बंधी हुई थी। गवई गांव के भद्र पुरुष के आच्छादन की दीनता कोई आश्चर्य की वस्तु नहीं है और सिर्फ उसी पर से उसकी गृहस्थिक अवस्था का अनुमान भी नहीं किया जा सकता। खैर, वे सामने बांस के मोड़े पर बैठ गए और बोले, मैं आपकी एक गरीब प्रजा हूँ। इसके पहले ही मुझे आ जाना चाहिए था, पर बड़ी गलती हो गई। मुझे जमींदार समझकर यदि कोई मिलने आता तो मैं भीतर ही भीतर जैसे लज्जित होता था वैसे भी झुंझला भी उठता था। खासकर ये लोग ऐसे ऐसी प्रार्थनाएं और शिकायतें लाया करते और ऐसे ऐसे बदमूल उत्पातों और अत्याचारों का प्रतिकार चाहते कि जिन पर हमारा कोई काबू ही नहीं चलता। यही कारण है कि मैं इन महाशय पर भी प्रसन्न न हो सका। मैंने कहा, देर से न आने के कारण आप दुखित न हो। कारण बिल्कुल ही न आते तो भी मैं आपकी तरफ से कुछ ख्याल न करता। मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। मगर आपको ज़रूरत क्या है? ब्राह्मण ने लज्जित होकर कहा, असमय में आकर शायद आपके काम में विघ्न पहुंचाया है, फिर किसी दिन आऊँगा। यह कहते हुए वे उठ खड़े हुए। मैंने झुंझला कर कहा, मुझसे आपको क्या काम था, बताइए तो सही। मेरी नाराज़गी को वे आसानी से ताड़ गए। ज़रा मौन रहकर शांत भाव से बोले, मैं मामूली आदमी हूँ, ज़रूरत भी मामूली है। माँ जी ने मुझे याद किया था, शायद उन्हें ज़रूरत हो। मुझे चाहिए तो कुछ भी नहीं। जवाब कठोर था पर सत्य था और मेरे प्रश्नों को देखते हुए असंगत भी न था। पर यहाँ आने के बाद से ऐसा जवाब सुनाने वाला कोई आदमी ही नहीं मिला था। इसी से ब्राह्मण के उत्तर पर सिर्फ आश्चर्य ही नहीं बल्कि क्रोध भी आ गया। यूँ मेरा मिजाज रूखा नहीं है, और कहीं होता तो शायद कुछ ख्याल भी न करता, परंतु ऐश्वर्य की क्षमता इतनी भद्दी चीज़ है कि दूसरों से उधार ली हुई होने के बावजूद भी उसके अपव्यवहार प्रलोभन को आदमी आसानी से नहीं टाल सकता। अतएव अपेक्षाकृत बहुत ही ज़्यादा रूढ़ उत्तर मेरी ज़बान पर आ गया, परंतु उसके निकलते ही देखा कि बगल वाला दरवाज़ा खुल गया है और राजलक्ष्मी अपना पूजा पाठ अधूरा छोड़कर उठाई है। वह बड़े विनय के साथ प्रणाम करके बोली, अभी मत चले जाइए, बैठिए, मुझे अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ब्राह्मण ने पुनः आसन ग्रहण किया और कहा, माँ जी, आपने तो मेरे घर की बहुत दिनों की दुश्चिंता दूर कर दी है। उससे तो हम लोगों का लगभग 15 दिन गुजर हो जाएगा। पर अभी तो कोई समय नहीं है, व्रत नियम पर्व कुछ भी तो नहीं। ब्राह्मणी आश्चर्य में आकर यही पूछ रही थी।
राजलक्ष्मी ने हंसते हुए कहा। आपकी ब्राह्मणी ने सिर्फ व्रत नियमों के ही दिनवार सीख रखे हैं, मगर पड़ोसियों की भेंट सौगात लेने के दिनवार का विचार वे अभी मुझसे सीख जाएं, कह दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा। तो इतना बड़ा सीधा क्या? प्रश्न को वे खत्म न कर सके, या फिर उन्होंने जानबूझकर ही नहीं करना चाहा। परंतु मैंने इस दंभिक ब्राह्मण के अनुक्त वाक्य का मर्म संपूर्ण रूप से हृदयंगम कर लिया। फिर भी भय हुआ कि कहीं मेरी ही तरह बिना समझे राजलक्ष्मी को भी कोई कड़ी बात न सुननी पड़े। इस आदमी का एक तरफ का परिचय अभी तक अज्ञात रहने पर भी दूसरी तरफ का परिचय पहले ही मिल चुका था। लिहाजा ऐसी इच्छा न हुई कि मेरे सामने फिर उसकी पुनरावृत्ति हो। साहस की बात सिर्फ इतनी थी कि राजलक्ष्मी को कभी कोई आमने सामने निरुत्तर नहीं कर सकता था। ठीक हुआ भी यही। इस असुहावने प्रश्न से भी वह बाल बाल बचकर साफ निकल गई और बोली, तारकालंकार महाशय, सुना है कि आपकी ब्राह्मणी बहुत ही गुस्सैल है। बिना निमंत्रण के पहुंच जाने से शायद खफा हो जाएंगी, नहीं तो मैं इस बात का जवाब उन्हें जाकर दे आती। अब समझ में आया कि यही यदुनाथ कुशारी हैं। अध्यापक आदमी ठहरे, प्रियतमा के मिजाज का उल्लेख होते ही अपना मिजाज खो बैठे। हा हा करके उच्च हास्य से घर भर दिया और प्रसन्न चित्त से बोले, नहीं माँ, गुस्सैल क्यों होने लगी? बहुत ही सीधी सादी स्त्री है। हम लोग गरीब ठहरे, आप जाएंगी तो आपके योग्य सम्मान नहीं कर सकेंगे, इसीलिए वही आ जाएगी। समय मिलने पर मैं ही उसे अपने साथ लाऊंगा। राजलक्ष्मी ने पूछा, तारकालंकार महाशय, आपके छात्र कितने हैं? कुशारी जी ने कहा, 5 हैं। इस देश में अधिक छात्र मिलते ही कहाँ हैं? अध्यापन तो नाम मात्र का है। सभी को क्या खाने पहनने को देना पड़ता है? नहीं, विजय तो भैया के यहाँ रहता है और दूसरा एक गांव का ही रहने वाला है। सिर्फ 3 छात्र मेरे यहाँ रहते हैं। राजलक्ष्मी जरा चुप रहकर अपूर्व स्निग्ध कंठ से बोली, ऐसे दुस्समय में यह सहज बात तो नहीं तारकालंकार महाशय। ठीक इसी कंठ स्वर की आवश्यकता थी, नहीं तो अभिमानी अध्यापक के गर्म होकर उठ जाने में कोई कसर न थी। वे कहने लगे, कैसे गुजर होती है सो हम दोनों प्राणी ही जानते हैं, परंतु फिर भी भगवान का उदयास्त रुका नहीं माँ। इसके सिवाय उपाय ही क्या है अपने हाथ में? अध्ययन अध्यापन तो ब्राह्मण का कर्तव्य ठहरा। आचार्य देव से जो कुछ मिला है वह तो केवल धरोहर है, जो किसी न किसी को किसी न किसी दिन लौटानी ही पड़ेगी। जरा ठहर कर फिर बोल उठे, किसी समय इसका भार था भूस्वामियों पर, परंतु अब तो जमाना ही बदल गया। वह अधिकार भी उन्हें नहीं है और वह दायित्व भी चला गया। प्रजा का रक्त शोषण करने के सिवाय उनके लायक कोई काम ही नहीं बचा। अब तो उन्हें भूस्वामी समझने में भी घृणा मालूम होती है। राजलक्ष्मी ने हंसकर कहा, मगर अगर उनमें से कोई प्रायश्चित करना चाहता है तो आप उसमें अड़ंगा न डालें। कुशारी लज्जित होकर खुद भी हंस दिए और बोले, अन्यमनस्क हो जाने से आपकी बात का मुझे ख्याल ही नहीं रहा, पर अड़ंगा क्यों डालने लगा? सचमुच ही तो यह आप लोगों का कर्तव्य है। राजलक्ष्मी ने कहा, हम लोग पूजा अर्चना करती हैं, पर एक भी मंत्र शायद शुद्ध नहीं बोल सकती, लेकिन यह भी आपका कर्तव्य है, सो भी याद दिलाई देती हूँ। कुशारी महाशय ने हंसते हुए कहा, सो ही होगा माँ। यह कहकर वे अबेर का ख्याल करके उठ खड़े हुए। राजलक्ष्मी ने उन्हें जमीन से माथा टेककर प्रणाम किया और जाते समय मैंने भी किसी तरह एक नमस्कार करके छुट्टी पा ली। उनके चले जाने पर राजलक्ष्मी ने कहा, आज तुम्हें जरा सिदों से नहा खा लेना पड़ेगा। क्यों भला? दोपहर को सुनंदा के घर चलना पड़ेगा। मैंने कुछ विस्मित होकर कहा, मगर मुझे क्यों? तुम्हारा वाहन रतन तो है। राजलक्ष्मी ने माथा हिलाते हुए कहा, अब उस वाहन से गुजरना होगी। तुम्हें बगैर साथ लिए अब मैं एक कदम भी कहीं हिलने को तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा, अच्छा सो ही सही। पहले ही कह चुका हूँ कि एक दिन सुनंदा ने मुझे भैया कहकर पुकारा था और उसे मैंने परम आत्मीय के समान अपने बहुत नज़दीक पाया था।
राजलक्ष्मी भीतर चली गई। मैं उन लोगों की टूटी फूटी दीवार के पास खड़ा होकर खोज रहा था कि कहीं जरा छाया मिल जाए। इतने में एक 17-18 साल का लड़का आकर बोला, आइए भीतर चलिए। तारकालंकार जी कहाँ हैं? आराम कर रहे होंगे शायद। जी नहीं, वे पेंट करने गए हैं। माता जी हैं, आइए। कहता हुआ वह आगे हो लिया और काफी दुविधा के साथ मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। कभी किसी जमाने में इस मकान में सदर दरवाजा भी शायद कहीं रहा होगा, पर फिलहाल उसका निशान अब मिला गया है। अतएव भूतपूर्व ढेकीशाला में होकर अंतःपुर में प्रवेश करके निश्चय ही मैंने उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। प्रांगण में उपस्थित होते ही सुनंदा को देखा। 19-20 वर्ष की एक सांवली लड़की है। इस मकान की तरह बिल्कुल ही आभरण शून्य। सामने के कम चौड़े बारामदे के एक किनारे बैठी मुंडी भून रही है और शायद राजलक्ष्मी के आगमन के साथ ही साथ उठ खड़ी हो गई है। उसने मेरे लिए एक फटा पुराना कंबल का आसन बिछाकर नमस्कार किया। कहा, बैठिए। लड़के से कहा, अजय, चूल्हे में आग है, जरा तमाकू तो सुलगा दे बेटा। फिर राजलक्ष्मी बिना आसन के पहले ही बैठ गई थी। उसकी तरफ देखकर जरा मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आपको मैं पान न दे सकूंगी, घर में पान है ही नहीं। हम लोग कौन हैं? अजय शायद इस बात को जान गया था। वह अपनी गुरु पत्नी की बात पर सहसा अत्यंत व्यस्त होकर बोल उठा, नहीं है तो पान शायद आज ही निपट गए होंगे माँ। सुनंदा ने उसके मुंह की तरफ क्षण भर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, पान आज अचानक निपट गए हैं या सिर्फ एक दिन ही अचानक आ गए थे अजय? यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर राजलक्ष्मी से बोली, उस रविवार को छोटे महंत महाराज के आने की बात थी। इसी से 1 पैसे के पान मंगवाए थे। उसके हो गए करीब 10 दिन। यही बात है। इसी से हमारा अजय एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि पान चट से कैसे निपट गए। इतना कहकर वह फिर हंस दी। राजलक्ष्मी ने हंसते हुए सदैव कंठ से कहा, बात तो ठीक ही है बहन। आखिर यह ठहरे मर्द ये कैसे जान सकते हैं कि तुम्हारी गृहस्थी में कौन सी चीज निपट गई है? अजय कम से कम एक आदमी को अपने अनुकूल पाकर कहने लगा, देखिए तो, और माताजी सोचती है कि। सुनंदा ने उसी तरह हंसते हुए कहा, हाँ, माँ सोचती तो है ही। नहीं जीजी, हमारा अजय ही घर का गृहिणी है, यह सब जानता है। सिर्फ एक बात मंजूर नहीं कर सकता कि यहाँ कोई तकलीफ है और बाबूगिरी तक नदारद है। क्यों नहीं कर सकता? वाह, बाबूगिरी क्या अच्छी चीज है? वह तो हमारे। कहते कहते वह रुक गया और बात बिना खत्म किए ही शायद मेरे लिए तम्बाकू सुलगाने बाहर चला गया। सुनंदा ने कहा, ब्राह्मण पंडित के घर अकेले हर ही काफ़ी है। ढूंढने पर शायद एक आध सुपारी भी मिल सकती है। अच्छा, देखती हूँ। यह कहकर वह जाना ही चाहती थी कि राजलक्ष्मी ने सहसा उसका आंचल पकड़कर कहा, हर्र मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी बहन, सुपारी की भी ज़रूरत नहीं। तुम मेरे पास जरा स्थिर होकर बैठो, 2-4 बातें तो कर लूँ। यह कहकर उसने उसे जबरदस्ती ही एक प्रकार से अपने पास बिठा लिया। आतिथ्य के दायित्व से छुटकारा पाकर क्षण भर के लिए दोनों ही नीरव हो रही। इस अवसर पर मैंने और एक बार सुनंदा को एक नए सिरे से देख लिया। पहले तो यह मालूम हुआ कि यदि इसे कोई स्वीकार न करे तो वास्तव में यह दरिद्रता संसार में कितनी अर्थहीन और निस्सार प्रमाणित हो सकती है। यह हमारे साधारण बंगाली घर की साधारण नारी है। बाहर से इसमें कोई भी विशेषता नहीं दिखती, न तो रूप है और न ही गहने कपड़े। इस टूटे फूटे घर में जिधर देखो उधर केवल अभाव की तंगी की छाया ही दिखाई देती है। अभाव के दुख को इस नारी ने सिर्फ अपनी आंखों के इशारे से मना करके दूर रख छोड़ा है। इतनी हिम्मत उसमें नहीं कि वह जबरदस्ती इस घर के भीतर घुस सके। और तारीफ यह कि कुछ महीने पहले इसके पास सब कुछ विद्यमान था। घर द्वार, स्वजन परिजन, नौकर चाकर, हालत अच्छी थी, किसी बात की कमी नहीं थी। सिर्फ एक कठोर अन्याय का तत्वसाधिक प्रतिवाद करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ आई है। जीर्ण वस्त्र की तरह सब त्याग आई है। मन स्थिर करने में उसे एक पहर का समय भी नहीं लगा। उस पर भी मजा यह
कि कहीं भी किसी अंग में इसके कठोरता का नामो निशान तक नहीं। राजलक्ष्मी ने सहसा मेरी ओर मुखातिब होकर कहा, मैं समझती थी कि सुनंदा उम्र में खूब बड़ी होगी, पर हे भगवान, यह तो अभी बिल्कुल लड़की है। अजय शायद अपने गुरुदेव के हुक्के पर ही तमाकू भरकर ला रहा था। सुनंदा ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, लड़की कैसी हूँ? जिसके इतने बड़े बड़े लड़के हों, उसकी उम्र कहीं कम होती होगी। यह कहकर वह हंसने लगी। खासी स्वच्छंद हंसी थी उसकी। अजय के यह पूछने पर कि मैं खुद ही चूल्हे से आग ले लूं या नहीं, उसने परिहास करते हुए कहा, मालूम नहीं किस जात के लड़के हो तुम बेटा, जरूरत नहीं तुम्हें चूल्हा छूने की। असल में बात यह थी कि लड़के के लिए जलता अंगारा चूल्हे से निकालना कठिन था, इसलिए उसने खुद ही जाकर आंच उठाकर चिलम पर रख दी और चेहरे पर वैसे ही हंसी लिए हुए फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गई। साधारण ग्राम्य रमणी सुलभ हंसी मस्खरी से लेकर बातचीत और आचरण तक कहीं किसी भी बात में उसकी कोई विशेषता नहीं पकड़ी जा सकती। फिर भी इतने ही अरसे में जो मामूली सा परिचय मुझे मिला वह कितना असाधारण है। इस असाधारणता का हेतु दूसरे ही क्षण में हम दोनों के समक्ष परिस्फुट हुआ। अजय ने मेरे हाथ में हुक्का देते हुए कहा, माताजी, तो अब इसे उठाकर रख दूं? सुनंदा के इशारे से अनुमति देने पर उसकी दृष्टि अनुसरण करके देखा कि पास ही एक लकड़ी के पीढ़े पर बड़ी भारी एक मोटी सी पोथी इधर उधर बिखरी पड़ी है। अब तक किसी ने भी उसे नहीं देखा था। अजय ने उसके पन्नों को संभालते हुए क्षुण स्वर में कहा, माताजी, उत्पत्ति प्रकरण तो आज भी समाप्त नहीं हुआ, न जाने कब होगा। अब पूरा नहीं होने का लगता है। राजलक्ष्मी ने पूछा, वह कौन सी पोथी है अजय? योगा वशिष्ठ। ओह, तो तुम्हारी माँ मूढ़ी भून रही थी और तुम सुना रहे थे? नहीं, मैं माताजी से पढ़ता हूँ। अजय के इस सरल और संक्षिप्त उत्तर से सुनंदा सहसा मानो लज्जा से सुर्ख हो उठी, झटपट बोल उठी, पढ़ाने लायक विद्या तो इसकी माँ के पास खाक धूल की भी नहीं है। नहीं जीजी, दोपहर को मैं अकेले घर का काम करती हूँ, वे तो अक्सर रहते नहीं हैं। ये लड़के पुस्तक लेकर जाने क्या क्या बकते चले जाते हैं, उसका 3/4 तो मैं सुन भी नहीं पाती। इसको क्या है, जो मन में आया सो कह दिया। अजय ने अपने योगा वशिष्ठ को लेकर प्रस्थान किया और राजलक्ष्मी गंभीर मुंह बनाकर स्थिर होकर बैठी रही। कुछ ही क्षण बाद सहसा एक गहरी सांस लेकर बोली, आसपास ही कहीं मेरा घर भी होता तो मैं भी तुम्हारी चेली हो जाती बहन। एक तो कुछ जानती ही नहीं, उस पर आह्वान पूजा के शब्दों को भी ठीक तरह से बोल सकती, वो भी बात नहीं। मंत्रोच्चारण के संबंध में उसका संदिग्ध मानसिक खेद मैंने बहुत बार सुना है, इसका मुझे अभ्यास हो गया था। परंतु सुनंदा ने पहले पहल सुनकर भी कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ जरा सा मुस्कुरा कर रह गई। मालूम नहीं उसने क्या समझा। शायद सोचा कि जिसका तात्पर्य नहीं समझती, प्रयोग नहीं जानती, उसे सिर्फ अर्थहीन पाठ मात्र की शुद्धता पर इतनी दृष्टि क्यों? हो सकता है कि यह उसके लिए कोई नई बात भी न हो। अपने यहाँ के साधारण हिंदू घराने की स्त्रियों के मुंह से ऐसी सकरुण लोभ और मोह की बातें उसने बहुत बार सुनी हैं। इसका उत्तर देना या प्रतिवाद करना भी आवश्यक शायद वह न समझती हो, अथवा यह सब कुछ भी न हो, सिर्फ स्वाभाविक विनयवश ही मौन रही हो। फिर भी इतना तो बिना ख्याल किए न रह गया कि उसने अगर आज अपने इस अपरिचित अतिथि को निहायत ही साधारण औरतों के समान छोटा करके देखा हो, तो फिर एक दिन उसे अत्यंत अनुताप के साथ अपना मत बदलने की जरूरत पड़ेगी। राजलक्ष्मी ने पलक मारते ही अपने आप को संभाल लिया। मैं जानता हूँ कि कोई मुंह खोलता तो वह उसके मन की बात जान जाती। फिर वह तंत्र और मंत्र के किनारे होकर भी नहीं निकली और थोड़ी देर के बाद उसने खालिस घर गृहस्थी की घरेलू बातें शुरू कर दी। दोनों रमणियां मिलकर अस्पष्ट मृदु भाव से संसार यात्रा के विषय में किस जटिल तत्व का समाधान करने लगी सो तो वे ही जाने, किंतु उनके पास हुक्का हाथ में लिए बैठे बैठे मुझे मालूम हुआ कि आज सहसा एक कठिन प्रश्न का उत्तर मिल गया। हमारे विरुद्ध एक भद्दी शिकायत है कि स्त्रियों को हमने हीन बना रखा है। यह कठिन काम हमने किस तरह किया है
और कहाँ इसका प्रतिकार है, इस बात पर मैंने अनेक बार विचार करने की कोशिश की है, परंतु आज सुनंदा को यदि ठीक तरह से अपनी आंखों से न देखता तो शायद संशय हमेशा के लिए बना ही रह जाता। मैंने देश विदेश में तरह तरह की स्त्री स्वाधीनता देखी है। उसका जो नमूना बर्मा मुल्क में पैर रखते ही देखा था, वह भी कभी भूलने जैसी चीज नहीं है। मैं आज सुनंदा के भग्न गृह के छिन्न आसन पर बैठा हुआ चुपचाप निस्संदेह रूप से अनुभव कर रहा था कि यह कहाँ और क्यों कर हो सकता है। सिर्फ एक आइए कहकर अभ्यर्थना करने के सिवाय उसने मेरे साथ कोई दूसरी बातचीत नहीं की, और राजलक्ष्मी के साथ भी ऐसी किसी बड़ी बात की चर्चा में वह लग गई हो सो भी नहीं। परंतु उसने जो अजय के मिथ्याडंबर के उत्तर में हंसते हुए जता दिया कि इस घर में पान नहीं है और खरीदने का सामर्थ्य भी नहीं, यही वह दुर्लभ वस्तु है। उसकी सब बातों के बीच में यह बात मानो मेरे कान में गूंज रही थी। एक ही क्षण में मालूम हो गया कि इस टूटे फूटे मकान, फटे पुराने कपड़ों, टूटी फूटी घर की चीज़ों और घर के दुख दैन्य अभावों के बीच इस निराभरण महिला का स्थान बहुत ऊंचा है। अध्यापक पिता ने देने के नाम पर यही दिया कि अपनी कन्या को बहुत ही जतन के साथ धर्म और विद्या दान करके उसे स्वशुर कुल में भेज दिया। उसके बाद वह जूते मोजे पहनेगी या घूंघट हटाकर सड़कों पर घूमेगी, अथवा अन्याय का प्रतिवाद करने के लिए पति और पुत्र को लेकर खंडहर में जाकर रहेगी और वहाँ मुंडी बूंदेगी या योगा वशिष्ठ पढ़ाएगी। इस बात की चिंता उसके लिए बिल्कुल ही सारहीन थी। महिलाओं को हमने हीन बनाया है या नहीं, यह बहस फिजूल है, परंतु इस दिशा में अगर हम उन्हें वंचित रखते हैं तो उस कर्म का फल भोगना अनिवार्य है। अजय अगर उत्पत्ति प्रकरण की बात न करता तो सुनंदा के शिक्षा विषय के बारे में हम कुछ भी न जान सकते थे। उसके मुंडी भूनने से लेकर सरल और मामूली हंसी मजाक तक किसी भी बात में योगा वशिष्ठ की तेजी ने उकछाई तक नहीं मारी थी। साथ ही पति की अनुपस्थिति में अपरिचित अतिथि की अभ्यर्थना करने में भी उसे कहीं कुछ बाधा नहीं मालूम हुई। निर्जन घर में एक 17-18 वर्ष के लड़के के साथ इतने सहज भाव में और आसानी से वह माँ हो गई है कि शासन और संशय की रस्सी से उसे बांध रखने की कल्पना तक उसके पति के दिमाग में कभी नहीं आई। हालांकि इसी का पहरा देने के लिए घर घर न जाने कितने पहरेदारों की सृष्टि होती रहती है। तारकालंकार महाशय लड़के को साथ लेकर पेंट करने गए थे। उनसे मिलने की इच्छा थी, मगर इधर उबेर भी हुई जा रही थी। इस गरीब गृहलक्ष्मी का न जाने कितना काम पड़ा होगा, यह जानकर राजलक्ष्मी उठ खड़ी हुई और विदा लेकर बोली, आज जा रही हूँ, अगर नाखुश न हो तो फिर कभी आऊँगी। मैं भी उठ खड़ा हुआ, बोला, मुझे भी बात करने के लिए कोई आदमी नहीं, अगर अभय दान दें तो कभी कभी चला आया करूं। सुनंदा ने मुंह से कुछ न कहा, पर हंसते हुए गर्दन हिला दी। रास्ते में आते आते राजलक्ष्मी ने कहा, बड़े मज़े की स्त्री है, जैसा पति वैसे ही पत्नी, भगवान ने इन्हें खूब मिलाया है। मैंने कहा, हाँ। राजलक्ष्मी ने कहा, इनसे उस घर की बात आज नहीं छेड़ी। कुशारी महाशय को अब तक अच्छी तरह न पहचान सकी हूँ, पर ये दोनों देवरानी जेठानी बड़े मज़े की हैं। मैंने कहा, बात तो ऐसी ही है, मगर तुम में तो आदमी को वश करने की अद्भुत शक्ति है। देखो ना, कोई कोशिश करके अगर इन्हें मिला सको। राजलक्ष्मी ने जरा दबी हंसी में हंसकर कहा, शक्ति हो सकती है, पर तुम्हें वश में कर लेना उसका सबूत नहीं है। कोशिश करने पर वह और भी बहुतेरी कर सकती है। मैंने कहा, हो भी सकता है, मगर जबकि कोशिश का मौका ही हाथ न आया तो बहस करने का कुछ लाभ नहीं है। राजलक्ष्मी ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जी अच्छा, यह मत समझ लो कि दिन ही बीत चुके हैं। आज दिन भर से न जाने कैसी बदली छाई हुई थी। दोपहर का सूर्य असमय में ही एक काले बादल में छिप जाने से सामने आकाश रंगीन हो उठा था। उसी की गुलाबी छाया ने सामने के कठोर धूसर मैदान और उसके एक किनारे के बांस के झाड़ और 2-3 इमली के पेड़ों पर सोने का पानी फेर दिया था। राजलक्ष्मी के अंतिम आरोप का मैंने कोई जवाब नहीं दिया, परंतु भीतर का मन मानो बाहर की 10 दिशाओं के समान ही रंगीन हो उठा।
मैंने कनखियों से उसके मुंह की ओर ताक कर देखा कि उसके होठों की हंसी अब तक पूरी तरह से बिलाई नहीं है। विगलित स्वर्ण प्रभा से वह अतिशय परिचित मुख बहुत ही अपूर्व मालूम हो पड़ा। हो सकता है कि वह सिर्फ आकाश का ही रंग न हो सकता है कि जो प्रकाश मैं एक और नारी के पास से अभी अभी हाल में ही चुरा कर लाया हूँ, उसी की अपूर्व दीप्ति इसके भी हृदय में खेलती फिर रही हो। रास्ते में हम दोनों के सिवाय और कोई नहीं था। उसने सामने की ओर अंगुली दिखाते हुए कहा, तुम्हारी छाया क्यों नहीं पड़ती, बताओ तो। मैंने गौर से देखा कि पास ही दाहिनी ओर हम दोनों की अस्पष्ट छाया एक होकर मिल गई है। मैंने कहा, चीज होती तो छाया पड़ती, शायद अब वह नहीं है। पहले थी? ध्यान से नहीं देखा, कुछ याद नहीं पड़ता। राजलक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, मुझे याद पड़ता है, नहीं थी। थोड़ी उम्र से ही उसे देखना सीख गई थी। यह कहते हुए उसने परितृप्ति की सांस लेकर फिर कहा, आज का दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मालूम होता है इतने दिनों के बाद मुझे कोई साथी मिला है। यह कहकर उसने मेरी ओर देखा। मैंने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन यह निश्चित कर लिया कि उसने बिल्कुल सच कहा है। घर जा पहुंचा, पर पैर धोने की भी छुट्टी न मिली। शांति और तृप्ति दोनों एक साथ ही गायब हो गए। देखा कि बाहर का आंगन आदमियों से भरा पड़ा है। 10-15 आदमी बैठे हैं जो हमें देखते ही उठ खड़े हुए। रतन शायद अब तक व्याख्यान झाड़ रहा था। उसका चेहरा उत्तेजना और निगूढ़ आनंद से चमक उठा। वह पास आकर बोला, माँ जी, मैं बार बार जो कहता था वही बात हुई। राजलक्ष्मी ने अधीर भाव से कहा, क्या कहता था? मुझे तो कुछ याद नहीं, फिर से बता। रतन ने कहा, नवीन को थाने के लोग हथकड़ी डालकर कमर बांध कर ले गए हैं। बांध कर ले गए? क्या किया था उसने? मालती को एकदम मार डाला है। क्या कह रहा है तू? राजलक्ष्मी का चेहरा एक बारगी फक पड़ गया। मगर बात खत्म होते न होते बहुत से लोग एक साथ कह उठे, नहीं नहीं माता जी, एकदम मार नहीं डाला है। खूब मारा तो जरूर है, पर जान से नहीं मारा है। रतन ने आंखें तरेर कर कहा, तुम लोग क्या जानते हो? उसको अस्पताल भेजना होगा, लेकिन उसका पता ढूंढे नहीं मिल रहा है, न जाने कहाँ गई। तुम सबके हाथ में हथकड़ी पड़ सकती है, जानते हो? सुनते ही सबके मुंह फक पड़ गए। किसी किसी ने सटकने की भी कोशिश की। राजलक्ष्मी ने रतन की तरफ बड़ी निगाह से देखते हुए कहा, तू उधर होकर खड़ा हो, चल, जब पूछूं तब बताना। भीड़ के अंदर मालती का बूढ़ा बाप फक चेहरा लिए खड़ा था। हम सभी उसे पहचानते थे। इशारे से उसे पास बुलाकर पूछा, क्या हुआ है विश्वनाथ, सच सच बताओ, छिपाने से या झूठ बोलने से विपत्ति में पड़ सकते हो। विश्वनाथ ने जो कुछ कहा उसका संक्षिप्त सार यह है कि कल रात से मालती अपने बाप के घर थी। आज दोपहर को वह तालाब में पानी भरने गई थी। उसका पति नवीन वहीं कहीं छिपा हुआ था। मालती को अकेली पाकर उसने उसे खूब मारा, यहाँ तक कि उसका सर फोड़ दिया। मालती रोते हुए पहले तो यहाँ आई, पर हम लोगों से जब भेंट न हुई तो वह गई कुशारी की खोज में कचहरी। वहाँ उनसे भी मुलाकात न हुई तो फिर वह सीधी गई थाने। वहाँ मारने पीटने के निशान दिखाकर पुलिस को अपने साथ ले आई और नवीन को पकड़ा दिया। वह उस समय घर पर ही था, अपने हाथ से मुट्ठी भर चावल उबाल कर खाने बैठा था, लिहाजा उसे भागने का मौका भी न मिला। दारोगा साहब ने लात मारकर उसका भात फेंक दिया और फिर वे उसे बांध कर ले गए। हाल सुनकर राजलक्ष्मी के नीचे से ऊपर तक आग सी लग गई। उसे मालती जैसे देखे न सुहाती थी, वैसे नवीन पर भी वह खुश न थी, मगर उसका सारा गुस्सा आकर पड़ा मेरे ऊपर। क्रुद्ध कंठ से बोली, तुमसे 100 बार कहा है कि इन नीचों के गंदे झगड़ों में मत पड़ो। जाओ, अब संभालो जाकर, मैं कुछ नहीं कहती। इतना कहकर वह और किसी की तरफ बिना देखे जल्दी से भीतर चली गई। कहती गई कि नवीन को फांसी होनी चाहिए और वह हरामजादी अगर मर गई हो तो आफत चुकी। कुछ देर के लिए हम सभी लोग मानो जड़वत हो रहे। फटकार खाकर मुझे ऐसा मालूम होने लगा कि कल इतने ही वक्त मध्यस्थ होकर मैंने जो इनका फैसला कर दिया था सो अच्छा नहीं किया। न करता तो शायद आज यह दुर्घटना न होती थी, परंतु मेरा अभिप्राय तो अच्छा ही था। सोचा था कि प्रेम लीला का जो अदृश्य स्रोत भीतर ही भीतर प्रवाहित होकर सारे मोहल्ले को निरंतर गंदला रहा है, उसे मुक्त कर देने से शायद अच्छा ही होगा।
अब देखता हूँ कि मैंने गलती की, परंतु इसके पहले सारी घटना को जरा विस्तार से कह देने की ज़रूरत है। मालती नवीन डोम की स्त्री जरूर है, पर यहाँ आने के बाद से देखा है कि डोमों के मोहल्ले भर में वह एक आग की चिंगारी सी है। कब किस परिवार में वह आग लगा देगी, इस संदेह से किसी भी स्त्री के मन में शांति नहीं। वह युवती देखने में जैसे सुंदर, स्वभाव की उतनी ही चपल। वह चमकीली बिंदी लगाती है, नींबू का तेल डालकर जूड़ा बांधती है, चौड़ी काली किनारी की मिल की साड़ी पहनती है। राह घाट में उसके माथे का घूंघट खिसक कर कंधों तक उतर आता है। उसकी उसे कोई परवाह नहीं रहती। इस मुखरा अल्हड़ लड़की के मुंह के सामने किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, मगर पीछे पीछे मोहल्ले की स्त्रियां उसके नाम के साथ जो विशेषण जोड़ा करती हैं, उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया जा सकता। पहले तो सुनने में आया था कि मालती ने नवीन के साथ घर गृहस्थी करने से मना ही कर दिया था और वह मायके में ही रहा करती थी। कहा करती थी कि वहाँ मुझे खिलाएगा कौन, और इसी धिक्कार के कारण शायद नवीन देश छोड़कर किसी शहर को चला गया था और वहाँ पियादे का काम करने लगा था। साल भर हुआ वह गांव को लौटा था। शहर से आते वक्त वह मालती के लिए चांदी की पौंची, महीन सूत की साड़ी, रेशम का फीता, एक बोतल गुलाब जल और एक टीन का ट्रंक साथ लेता आया था। और वह उन चीज़ों के बदले सिर्फ स्त्री को ही नहीं लाया, उसके हृदय पर भी अपने अधिकार को जमा लिया था। मगर यह सब मेरी सुनी हुई बातें हैं। फिर कब उसे स्त्री पर संदेह जाग उठा, वह कब तालाब के जाने के रास्ते में आड़ में छिपकर सब देखने लगा, और उसके बाद जो कुछ शुरू हो गया सो मैं ठीक से नहीं जानता। हम लोग तो जब से आए हैं तब से यही देख रहे हैं कि इस दंपत्ति का वाग युद्ध और हस्त युद्ध एक दिन के लिए भी मुलतवी नहीं रहा। सिर फुड़व्वल सिर्फ आज ही नहीं, और भी 2-1 दफ़ा हो चुका है। शायद इसीलिए आज नवीन मंडल अपनी स्त्री का सिर फोड़ आने पर भी निश्चिंत चित्त से खाना खाने बैठ रहा था। उसने कल्पना भी न की होगी कि मालती पुलिस बुलवाकर उसे बंधवाकर चालान करवा देगी। सवेरे ही प्रभाती रागिनी की तरह मालती के तीक्ष्ण कंठ ने जब गगन वेदना शुरू किया था, तब राजलक्ष्मी ने घर का सारा काम छोड़कर मेरे पास आकर कहा था, घर के पास ही इस तरह का रोज लड़ाई दंगा सहा नहीं जाता, न हो तो कुछ रुपए पैसे देकर इस अभागिन को कहीं विदा कर दो। मैंने कहा, नवीन भी कम पाजी नहीं है, काम काज कुछ करेगा नहीं, सिर्फ जुल्फे सवार कर मछली पकड़ता फिरेगा और हाथों में पैसा आते ही ताड़ी पीकर मारपीट शुरू कर देगा। दोनों ही एक से हैं, कहकर राजलक्ष्मी भीतर चली गई। कहती गई, काम काज करे तो कब, हरामजादी छुट्टी दे तब ना। वास्तव में असहाय हो गया था। इनकी गाली गलौज और मारपीट का मुकदमा मैंने पहले भी 1-2 बार किया है, पर जब कोई फल नहीं हुआ तब सोचा कि खाना पीना हो जाने के बाद बुलवाकर आज आखिरी कर दूंगा। पर बुलाना न पड़ा। दोपहर को ही मोहल्ले के स्त्री पुरुषों से घर भर गया। नवीन ने कहा, बाबूजी, उसको मैं नहीं चाहता, बिगड़ी हुई औरत है, वह मेरे घर से निकल जाए बस। मालती ने घूंघट के भीतर से ही कहा, मैं भी इसके साथ नहीं रहना चाहती। नवीन ने कहा, तो तू मेरी चांदी की पौंची लौटा दे। मालती ने उसी वक्त अपने हाथों से पौंची उतारकर फेंक दी। नवीन ने उसे उठाते हुए कहा, मेरा टीन का बकस भी तू नहीं रख सकती। मालती ने कहा, मैं नहीं जानती। यह कहकर उसने आंचल से चाबी खोलकर उसके पैरों के पास फेंक दी। नवीन ने इस पर वीर दर्प के साथ आगे बढ़कर मालती के हाथ में शाखा जो था उसे तोड़ दिया और नोवा खोलकर दीवार की तरफ फेंक कर मारा। जा, तुझे विधवा कर दिया। मैं अवाक हो गया। तब एक वृद्ध ने मुझे समझाया कि ऐसा किए बिना मालती दूसरा निकाह नहीं कर सकती। सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। बातों ही बातों में घटना और भी विशद हो गई। विश्वेश्वर के बड़े दामाद का भाई आज 6 महीने से दौड़ धूप कर रहा है। उसकी हालत अच्छी है। विशु को वह 20 रुपये नगद देगा और मालती को उसने चांदी की चूड़ियाँ और सोने की नथ देने के लिए कहा है। यहाँ तक कि ये चीज़ें उसने विशु के हवाले भी कर दी हैं। सुनकर सारी घटना मुझे बहुत ही भद्दी मालूम हुई। अब इसमें संदेह न रहा कि कुछ दिनों से यह एक विभत्स षड्यंत्र चल रहा है और मैंने उसमें शायद कहीं न कहीं मदद ही की है। नवीन ने कहा, मैं भी यही चाहता था। शहर में जाकर अब मज़े से नौकरी करूँगा। तेरी जैसी 20 शादी के लिए तैयार हैं,
गंगा माटी का हरिमंडल तो अपनी लड़की के लिए न जाने कब से खुशामद कर रहा है, उसके पैरों की धूल भी तू नहीं है। यह कहकर वह अपनी चांदी की पौंची और ट्रंक की चाबी अंटी में लगाकर चल दिया। इतनी उछल कूद करने पर भी उसका चेहरा देखकर मुझे ऐसा नहीं मालूम हुआ कि उसकी शहर की नौकरी या हरिमंडल की लड़की, इन दोनों में से किसी की भी आशा ने उसके भविष्य को उज्जवल कर दिया हो। रतन ने आकर कहा, बाबूजी, माँ जी ने कहा है कि इन सब गंदे झगड़ों को घर से बाहर निकल कर कीजिए। मुझे कुछ करना भी न पड़ा। विश्वेश्वर अपनी लड़की को लेकर उठ खड़ा हुआ और इस डर से कि कहीं वह मेरे चरणों की धूल न लेने आ जाए, मैं झटपट घर के भीतर चला गया। मैंने सोचने की कोशिश की कि खैर जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। जबकि दोनों का मन फट गया है और दूसरा उपाय है, तब व्यर्थ के क्रोध से रोजमर्रा मारपीट और सिर फुड़वल करके दाम्पत्य निभाने की अपेक्षा यह कहीं अच्छा ही हुआ। परंतु आज सुनंदा के घर से लौटने पर सुना कि कल का फैसला कतई अच्छा नहीं हुआ। सद्य विधवा मालती पर से नवीन ने अपना पूर्णतः अधिकार हटा लेने पर भी मारपीट का अधिकार अभी नहीं छोड़ा है। वह इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में जाकर शायद सवेरे से ही छिपा हुआ बाट देख रहा होगा और अकेले मौका पाते ही ऐसी दुर्घटना कर बैठा। पर मालती कहाँ गई? सूर्य अस्त हो गया। पश्चिम के जंगल से मैदान की तरफ देखता हुआ मैं सोच रहा था कि जहां तक संभव है मालती पुलिस के डर के मारे कहीं छिप गई होगी, मगर नवीन को जो उसने पकड़वा दिया सो अच्छा ही किया। राजलक्ष्मी संध्या प्रदीप हाथ में लिए हुए कमरे में आई और कुछ देर ठिठक कर खड़ी रही, पर बोली कुछ नहीं। चुपके से निकलकर बगल के कमरे की चौखट पर जैसे ही उसने पैर रखा था कि किसी एक भारी चीज के गिरने के शब्द के साथ साथ वह चित्कार कर उठी। दौड़कर पहुंचा तो देखता हूं कि एक बड़े कपड़े की पोटली सी दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उसके पैर पकड़े अपना सिर धुन रही है। राजलक्ष्मी के हाथ का दिया गिर जाने पर भी जल रहा था। उठाकर देखते ही वही महीन सूत की चौड़ी काली किनारी वाली साड़ी दिखाई दी। कहा, यह तो मालती है। राजलक्ष्मी ने कहा, अभागी कहीं की, शाम के वक्त मुझे छू दिया, यह कैसी आफत है? दिया के उजाले में गौर से देखा कि उसके माथे की चोट में से खून फिर से गिर रहा है और राजलक्ष्मी के पैर लाल हुए जा रहे हैं और साथ ही अभागिन का रोना मानो सहस्र धाराओं में फटा पड़ रहा है। कह रही है, माँ जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राजलक्ष्मी ने कटु स्वर में कहा, क्यों, अब तुझे क्या हो गया? उसने रोते हुए कहा, दारोगा कहता है कि कल सवेरे ही उसका चालान कर देगा। चालान होते ही 5 साल की कैद हो जाएगी। मैंने कहा, जैसा काम किया है वैसे सजा भी तो मिलनी चाहिए। राजलक्ष्मी ने कहा, हो जाने दे उसे कैद, इससे तुझे क्या? लड़की का रोना मानो जोर की आंधी की तरह एकाएक छाती फाड़कर निकल पड़ा। बोली, बाबूजी कहते हैं तो उन्हें कहने दीजिए, पर माँ जी ऐसी बात तुम तो न कहो। उनके मुंह का कौर तक मैंने निकलवा लिया है। कहते कहते वह फिर से सिर धुनने लगी। बोली, माँ जी अब की बार तो तुम हम लोगों को बचा लो, फिर कहीं परदेश में जाकर भीख मांगकर गुजर करूंगी, पर तुम्हें तंग न करूंगी, नहीं तो तुम्हारे ही ताल में डूबकर मर जाऊंगी। सहसा राजलक्ष्मी की दोनों आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी। उसने धीरे से उसके बालों पर हाथ रखकर रूंधे हुए गले से कहा, अच्छा अच्छा, तू चुप रह, मैं देखती हूँ। सो उसी को देखना पड़ा। राजलक्ष्मी के बक्से में से 200 रुपये रात को कहाँ गायब हो गए सो कहने की जरूरत नहीं, पर दूसरे दिन सवेरे से ही नवीन मंडल या मालती दोनों में से किसी की भी शक्ल गंगा माटी में फिर देखने में नहीं आई। उनके विषय में सभी ने सोचा कि जाने दो, जान बची। राजलक्ष्मी को ऐसे तुच्छ विषयों पर ध्यान देने के लिए फुर्सत ही न थी। वह 2-4 दिनों में सब भूल गई, और याद भी करती तो क्या करती। मगर इतना तो सभी ने सोच लिया था कि मोहल्ले से एक पाप दूर हुआ। सिर्फ एक रतन ही ऐसा था जो खुश न था। वह बुद्धिमान ठहरा, सहज में अपने मन की बात व्यक्त नहीं करता, पर उसके चेहरे को देखकर मालूम होता था कि वह इस बात को कतई पसंद नहीं कर रहा था। उसके हाथ से मध्यस्थ बनने और शासन करने का एक मौका निकल गया और मालकिन के घर से रुपया भी गया। इतना बड़ा एक समारोह कांड एक ही रात में न जाने कहाँ और कैसे गायब हो गया,
पता ही न लगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इससे उसने अपने आप को अपमानित ही समझा और यहाँ तक कि वह अपने आप को आहत सा समझने लगा था। फिर भी वह चुप ही रहा और घर की जो मालकिन थी उनका तो ध्यान ही और तरफ था। ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगे उन पर सुनंदा का और उससे मंत्र तंत्र की उच्चारण शुद्धि सीखने का लोभ सवार होता गया। किसी भी दिन उनका वहाँ जाना नागा न होता था। वहाँ का कितना धर्म तत्व और ज्ञान प्राप्त वह किया करती थी सो मैं कैसे जान सकता हूँ। मुझे सिर्फ उसका परिवर्तन मालूम पड़ रहा था। वह जैसा दूरत था वैसा ही अचिंतनीय। दिन का खाना मेरा हमेशा से ही जरा देर से हुआ करता था। यह ठीक है कि राजलक्ष्मी बराबर आपत्ति ही करती आई है, कभी उसने अनुमोदन नहीं किया, परंतु उस त्रुटि को दूर करने के लिए मैंने कभी रंच मात्र की कोशिश भी नहीं की। मगर आजकल इत्तेफाक से अगर किसी दिन ज़्यादा देरी हो जाती तो मैं खुद ही मन लज्जित हो जाता था। राजलक्ष्मी कहती, तुम कमज़ोर आदमी हो, इतनी देर क्यों लगाते हो? अपने शरीर की तरफ नहीं तो कम से कम नौकर चाकरों की तरफ ही देख लेना चाहिए। तुम्हारे आलस से वे जो मरे जाते हैं। बातें पहले की सी ही हैं, पर ठीक वैसी नहीं है। वह संदेह प्रशय का स्वर मानो अब नहीं बजता, बल्कि अब तो विरक्ति की एक कटुता बजा करती है। इसी से भूख न लगने पर भी नौकर चाकरों का मुंह देखकर मैं झटपट किसी न किसी तरह नहा खाकर उन्हें छुट्टी दे देता था। राजलक्ष्मी को देखता कि मेरे खाने के 10-15 मिनट के अंदर ही वह घर से निकलकर सुनंदा के घर के लिए निकल जाया करती थी। किसी दिन रतन, किसी दिन दरबान उसके साथ जाता और किसी दिन देखता कि आप अकेले ही चल दी है। इनमें से किसी के लिए भी ठहरने की उसे फुर्सत न थी। पहले 2-4 दिन तक तो मुझे साथ चलने के लिए आग्रह किया गया, परंतु उन्हीं 2-4 दिनों में समझ में आ गया कि इससे किसी भी पक्ष को सुविधा नहीं होगी। हुई भी नहीं। अतएव मैं अपने निराले कमरे में पुराने आलस्य में और वह अपने धर्म कर्म और मंत्र तंत्र की नवीन उद्दीपना में निमग्न हो क्रमशः मानो एक दूसरे से पृथक होने लगे। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।